तो इससे पहले हम ADHD और SPD की बात कर चुके थे, उनके कोजेस को हमने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ASD इज ए डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स डेवलपमेंट। ASD भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो कि बच्चों के डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाता है। जनरली द यंग चिल्ड्रंस, ये युवा बच्चों में अधिकांश देखने को इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जनरली यंग चिल्ड्रंस विद ASD हैव डिफिकल्टीज विद कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्टीज उनको महसूस होती है। लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती। एंड सोशल स्किल्स, उनके सोशल स्किल भी इनएबिलिटी देखी जाती है। एंड बिहेवियर, और उनका बिहेवियर भी थोड़ा अलग होता है, यानी कि वो कह सकते हैं थोड़ा रूडली टाइप भी देखा जाता है। तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स है वो यंग चिल्ड्रंस में ज्यादा देखे जाते हैं ASD के। ठीक है, आगे बात करते हैं अदर वर्ड के अंदर हम जानते हैं कि ASD क्या है। इन अदर वर्ड्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस डिफिकल्टीज, यानी कि दूसरे शब्दों में जाने कि ASD क्या है। तो ASD साधारण शब्दों में वो है जैसे बच्चे जिनको हम साधारण यूं जान सकते हैं जो सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी फील करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्टीज फील करते हैं, जिनका व्यवहार से थोड़ा रूडली नजर आता है। तो ऐसे बच्चों को हम ASD की कैटेगरी में डालते हैं, ये ASD का डिसऑर्डर कहलाता है। बात करते हैं इसके कोजेस की कि ASD किन कारणों से होता है। पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। इट सीम्स टू प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जेनेटिक फैक्टर भी इस डिसऑर्डर में बहुत अहम रोल निभाता है, ऐसा देखा गया है। द फर्स्ट, यानी कि पहली बात यह है कि थिंक इज दैट समथिंग हैपेंस एट द टाइम ऑफ फेटल डेवलपमेंट। फेटल डेवलपमेंट जब बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि इसके बेबी बोर्न से पहले तब बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तब भी ऐसा इस टाइम पर देखा जाता है कि दैट अल्टर्स जीन्स यानी कि कुछ बदलाव जीन्स में कुछ गड़बड़ी सी नजर आती है, बदलाव हो जाते हैं जिनकी वजह से ASD होने की संभावना रहती है। एंड सेकेंड, इनहेरिटेंस प्रोबेमेटिक जीन्स फ्रॉम वन और बोथ द पेरेंट्स। और दूसरा ये है कि अनुवांशिक, यानी कि जो अपने वंशानुगत चलती आ रही जो है, यानी कि मेरे अंदर अगर कोई डिसऑर्डर्स है तो मेरे बच्चों से उनके वहां पर, तो इस तरह से ट्रांसफर होता नजर आता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि जब बेबी का डेवलपमेंट होता है उस वक्त जीन्स में कुछ अगर गड़बड़ी नजर आती है तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि उन बच्चों को ASD होने की संभावना होती है। और दूसरा, यानी कि पेरेंट्स, एक या दोनों पेरेंट्स से अपने बच्चे में ट्रांसफर होना जीन्स, वो जेनेटिक फैक्टर के अंदर दौरान आता है, यानी कि ASD जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। नोट कीजिए, ASD का हमने एक कोर्स पढ़ लिया। अब जेनेटिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं हम। इन्वायरमेंटल फैक्टर। इट इज नॉट सर्टेन दैट इन्वायरमेंटल कॉजेज ASD। ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि इन्वायरमेंटल कोज से वजह से ASD होता है, लेकिन बट मदर्स एक्सपोर्ट टू हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एयर पोल्यूशन। लेकिन कुछ माताएं ऐसी जो एक्सपोर्ट टू हाई लेवल, यानी कि ज्यादा संपर्क में रहती है या तो पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक उपकरणों के अंदर या फिर एयर पोल्यूशन के आसपास वो ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, मे आल्सो बी एट ए हायर रिस्क ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद ASD। तो ऐसी माताओं के बच्चों को ASD होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए एनवायरमेंटल फैक्टर भी इंडिकेट करता है कि ये भी एक कोज है ASD होने का। अब आगे बात करते हैं हम ऑपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, यानी कि ODD। अब ODD क्या है? ऑपोजिशनल, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसके नाम से पता चल रहा है कि अपोज यानी कि हर चीज से अपोज होना है, यानी कि उल्टा विरोध। ठीक है, उसी तरह से बात करते हैं इसके अंदर ODD के अंदर। ODD इज ए सेट और ग्रुप ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव, यानी कि हानिकारक, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। ODD को डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी कि हानिकारक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इट इज ए कॉल्ड बाय दिस नेम, ये इसके नाम की वजह से इसको ऐसा कहा जाता है क्योंकि नाम में ऐसा है। बिकॉज चिल्ड्रंस विथ सच डिसऑर्डर्स, क्योंकि ऐसे बच्चों को अगर ऐसा डिसऑर्डर होता है, ऑलवेज टेंड टू डिस्टर्ब दोज अराउंड देम, वो हमेशा उनके आसपास जो आदमी रहते हैं उनके लिए वो बाधा पैदा करते हैं, हमेशा वो उनके अपोजिट बने रहते हैं, इसलिए इस डिसऑर्डर को ODD के नाम से जाना जाता है। फिजिशियंस, यानी कि कुछ फिजिशियंस का भी ये कहना है, फिजिशियंस डिफाइंड डिसऑर्डर
एज ए पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंट। फिजिशियंस ऐसे कहते हैं कि कुछ ऐसा ऑर्डर है बच्चों के दिमाग में, साइकोलॉजिकल ऐसा ऑर्डर देखा जाता है, एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर अधिकांश डिसओबीडियंट पाए गए हैं, यानी कि किसी चीज को मानना नहीं मानते। होस्टाइल यानी कि उनका जो व्यवहार होता है वो उग्र रहता है, लड़ाकू रहता है। एंड डिफेंट डिसऑर्डर, और उदंडी डिसऑर्डर यानी कि उदंडी व्यवहार उनका बना रहता है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स अथॉरिटी फिगर्स, ये दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार रखते हैं, इनको हम ऑपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं। नोट की। हाँ, अब बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ ओडीडी की। ओडीडी के कुछ कॉजेज हैं। जो पहला कॉजेज है बायोलॉजिकल या फिर यूं कहे जेनेटिक फैक्टर, एक ही बात है। इफ द पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी यानी कि अटेंशन डिफिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इससे अगर कोई पेरेंट्स डिफिट हो, पहले से ही कोई डिसऑर्डर चल रहा हो या फिर ओडीडी से वो ग्रस्त हो, इट इज द डेफिनेटली सीन इन देयर चिल्ड्रन टू, तो उनके बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। अगर किन्हीं को जैसे ओडीडी उनके पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी ये देखने को मिल जाती है, जिसे हम जेनेटिक फैक्टर के अंदर डालते हैं। अगली बात करते हैं कुछ फिजिकल फैक्टर, यानी कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी है। सम स्टडीज सजेस्ट दैट डिफेक्ट और इन और इंजरीज टू सर्टेन एरिया ऑफ ब्रेन कैन लीड टू बिहेवियर डिसऑर्डर्स। कुछ स्टडी से पता चलता है कि कभी कभार इंजरीज हो जाती है किसी सर्टेन एरिया पे, ब्रेन के किसी सर्टेन एरिया पे, किसी निश्चित प्लेस पर, कैन लीड, जिसके वजह से उन्हें बिहेवियर डिसऑर्डर से सामना करना पड़ता है। इन एडिशन ओडीडी हैज बीन लिंक टू स्पेशल केमिकल्स, और जैसा देखा जाता है कि ओडीडी एक स्पेशल केमिकल से लिंक होता है इन द ब्रेन कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक ब्रेन से जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है थोड़ा सा। न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प नर्व सेल्स इन द ब्रेन कम्युनिकेट विद ईच अदर। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सेल है या ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल है जो हमें कम्युनिकेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करते हैं। इफ दीज केमिकल्स, और इन केमिकल्स के अंदर इफ दीज केमिकल्स आर आउट ऑफ बैलेंस, अगर ये केमिकल्स अपने बैलेंस से बाहर हो जाए और नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और सही तरीके से काम नहीं करे, लीडिंग टू ओडीडी सिम्टम्स, तब हमें ओडीडी के सिम्टम्स नजर आते हैं। नोट लीजिए। बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, जिसमें हम कोजेस पढ़ रहे हैं। कोजेस के अंदर हम सोशल फैक्टर की बात करते हैं कि सोशल फैक्टर भी एक प्रकार से डिटरमाइन करता है कि ओडीडी होने की संभावना इन फैक्टर्स की वजह से भी रहती है। इसमें भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑफिसेशनल डिफेंट डिसऑर्डर में बी ड्यू टू, इन वजह से भी होता नजर आया है। पहला जैसे कि अनफेयर डिसिप्लिन, किसी का अनफेयर डिसिप्लिन हो तो ओडीडी के सिम्टम्स उसके अंदर नजर आते हैं। दूसरा है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी भी एक ऐसा कारण है जो सोशल फैक्टर है जो ओडीडी को के सिम्टम पैदा कर देता है, जिसके अंदर लैक ऑफ इनबैलेंस डाइट वगैरह ये सब शामिल होती है, जिसकी वजह से कई ऐसे हिस्से होते हैं बॉडी के जो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते, जिन वजह से हम कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं और ऐसी डिसऑर्डर्स हमारे को सामना करना पड़ता है। तो ये गरीबी के पीछे के कारण है, जो ये भी ये कारण होता है। नेक्स्ट है कंफ्यूज इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट कंफ्यूज बना रहता है कि क्या करें और क्या ना करें, किसी हम डिसीजन मेकिंग पावर्स यहाँ पर नहीं होती। तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे इन्वायरमेंट में जो सोशल फैक्टर है ये भी ओडीडी को डिटरमाइन करता है, तय करता है। या फिर यूं माने कि ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, एक ऐसी फैमिली जिसको पुरानी हिस्ट्री चली आ रही है कि मेंटल डिसऑर्डर से, तो आने वाले जो जेन्स होते हैं, आने वाले जो पीढ़ी होती है, उन्हीं में भी मेंटल डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, यानी कि ओडीडी के सिम्टम्स इनमें भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस एब्यूज बाय पेरेंट्स, यानी कि कुछ एब्यूज सब्सटेंस है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है जिनको हम इलीगल है, तो ऐसे पेरेंट्स के द्वारा उनको लिए जाते हैं और घर का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। तो ये सोशल फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से ओडीडी की होने की संभावनाएं बनी रहती है। नोट कीजिए।